पति नहीं होते ना तो फेंक देती तुमको। मेरे फ्रेंड्स के पति उन्हें डायमंड रिंग, आईफोन देते और तुम ये 10 रुपए का फूल दे रहे हो मुझे। कैसे पति हो तुम? तुम्हें तो पति कहते हुए शर्म आती है मुझे। 1 हफ्ते का टाइम दे रही हूँ। वैलेंटाइंस डे पर तुम मुझे एक महंगी गिफ्ट दो। अगर तुम नहीं ला सके तो किसी ट्रेन के आगे जाकर कम से कम तुमसे पीछा तो छूटे। लोग भिखारियों को चिल्लर देते हैं, लेकिन मेरे पिताजी, उन्होंने तो इस भिखारी को अपनी बेटी ही दे दी। मेरा नाम है अनिका। अनिका ने अपने पापा के कहने पर नक्श से शादी तो कर ली थी, मगर उसने ये शर्त रखी थी कि घर से बाहर किसी को ये पता न चले कि वो उसका पति है। ये क्या पागलपन है? हाँ, तुम्हें इतना हक किसने दिया है कि तुम मुझे अपनी बेटी की सलाह दे सको? अब तुम यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। जस्ट लीव। 2 दिन बाद वैलेंटाइन के दिन नक्श अनिका के पास आया और उसे एक गिफ्ट बॉक्स दिया। अनिका ने बुरा सा मुंह बनाकर उस डिब्बे को खोला और जैसे ही उसने अंदर का गिफ्ट देखा तो उसके होश उड़ गए। ये तो जिमी शू के सैंडल्स हैं। ये तो 10 लाख के आते हैं। ये तुम कहाँ से लाए? वो दरअसल ये ओरिजिनल नहीं है, बल्कि उसी महंगे सैंडल्स की कॉपी है। ये नकली है। अनिका ने बुरा सा मुंह बनाकर उन सैंडल्स को अपने कमरे में रख दिया, पर सैंडल्स की क्वालिटी देखकर अनिका को नक्श पर थोड़ा शक हुआ, क्योंकि वो सैंडल्स एकदम ओरिजिनल लग रहे थे। एक्चुअली आप मिस्टर भानुशाली के दोस्त हैं? मिस्टर भानुशाली मतलब भानुशाली इंडस्ट्रीज के मालिक? पर उन्हें तो आज तक किसी ने नहीं देखा। बड़े बड़े लोग उनसे बात भी नहीं कर सकते। नहीं, मैं उन्हें नहीं जानती हूँ, पर तुमने ऐसा क्यों पूछा? मैम, आपके हाथ में ये जो बैग है ना, ये जिमिज़ू सैंडल का बैग है। मैं आए? ये स्पेशल एडिशन सैंडल है मैम। इसकी कटिंग, इसका डिजाइन, इसका लोगो नकली बनाना इम्पॉसिबल है। ये इंडिया में कल दूसरा पीस ही बिका है जो मिस्टर भानुशाली ने खरीदा है। नक्श उस घर में घर जमाई बनकर रहता था, लेकिन वो सिर्फ एक नौकर ही था। सब उसे जलील करते रहते। ना तो उसे घर में ठीक से खाने को मिलता था, ना ही उसके लिए कोई कमरा था। कभी कालीन पर तो कभी वो कुत्तों के कमरे में सो जाता। अनिका ने अपने दोस्तों को बता रखा था कि उसकी शादी विदेश जाकर हुई है और उसका पति लंदन में एक बड़ा बिजनेसमैन है। लेकिन जब अनिका के दोस्त उसे अपने हस्बैंड्स के दिए हुए महंगे महंगे गिफ्ट्स दिखाते तो वो जल भुनकर राख हो जाती। क्या नक्श ही है मिस्टर भानुशाली, या नक्श ने चुराए हैं ये सैंडल्स? कहां से आए हैं ये लाखों के सैंडल्स बेरोजगार नक्श के पास? ये सब कुछ अब अनिका के दिमाग में चल रहा था, पर उसे विश्वास था कि कुछ न कुछ जुगाड़ करके नक्श ये सैंडल्स उसके लिए लाया होगा। कुछ दिन बाद अनिका उस सैंडल्स को भूल गई। एक सुबह नक्श घर के लिए सब्जी लेने बाहर गया था। तभी अनिका जल्दी रेडी होकर घर के हॉल में आ गई और गुस्से से चिल्लाने लगी। मम्मी, नक्श कहाँ है? ये आदमी ना हमेशा काम के समय गायब हो जाता है। मैं सोच रही थी इसे अपने ऑफिस लेकर चलूं आज, पर ये महाशय तो घर पे है ही नहीं। नक्श, कहाँ थे तुम? वो सब्जी। मैं आज तुमको आखिरी मौका दे रही हूँ। मेरे साथ ऑफिस चलो और वहां कुछ काम कर लो। यहाँ घर बैठे बैठे तुम कामचोर बन गए हो। अभी चलो, तुम्हारी वजह से वैसे ही मैं लेट हो चुकी हूँ। मेरा बैग लेते आना। ये सब लेकर आओ। हाय विहान। यार अनिका, कहाँ रह गई थी तुम? पता है 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। I'm so sorry विहान। कुछ लोगों के कारण घर से निकलने में देर हो जाती है। अब इसमें सॉरी की क्या बात है? खैर, ये देखो अनिका, भव्य साची का लहंगा तुम्हारे लिए लाया हूँ। ये वही लहंगा है जो दीपिका ने अपनी शादी में पहना था। तुम्हें अपनी फ्रेंड की वेडिंग पे जाना था ना, अब तुम ये वही पहनना। वाह विहान, ये तुम मेरे लिए लाए हो? हाँ, ये बहुत सुंदर है। थैंक यू सो मच फॉर योर गिफ्ट। इसमें थैंक यू की क्या बात है? तुम्हारे सामने ये कुछ भी नहीं। मैंने अपने दोस्त से सीधा बोल के इसे डिजाइन करवाया। पूरे 20 लाख का है ये लहंगा। ओह माय गॉड, 20 लाख? विहान, मुझे बिल्कुल यही लहंगा चाहिए था। अब देखना, शादी में सिर्फ मेरी चर्चे होंगे कि अनिका ने भव्य साची का लहंगा पहना। सही कहा। और वैसे भी तुम कोई सेलिब्रिटी से कम हो गया।
विहान अनिका को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहा था। अनिका, ये लहंगा नकली है, क्या? ये ओरिजिनल की कॉपी है। ये क्या बक रहे हो तुम? और तुम्हारी हालत देख के तो लगता है कि तुम्हारे पास शर्ट खरीदने के पैसे नहीं है। कभी भव्यसाची का नाम भी सुना है और इसे नकली बता रहे हो? ओरिजिनल लहंगे में सिल्क यूज होता है, इसका फैब्रिक भी अलग है और डिजाइन भी अलग। दूसरी बात, इसमें भव्यसाची की जो स्पेलिंग है, पहला लेटर कैपिटल में, असली लहंगे में सब स्मॉल में होते हैं। इस तरह के नकली लहंगे शहर में 5-5 हजार के बिकते हैं। अनिका ने जब ध्यान से देखा तो वो सच में नकली लहंगा निकला और ये देखकर विहान भी चुप हो गया और अपनी सफाई में कहने लगा, मुझे लगता है मेरे दोस्त ने मुझे झूठ बोला है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैंने तुम्हारे लिए ओरिजिनल भव्यसाची का लहंगा बनवाया था। अनिका, मैं भला तुम्हें नकली लहंगा क्यों दूंगा? मुझे जाना है, मुझे कुछ काम है। अनिका, मैंने तुम्हें आज तक कोई सलाह नहीं दी, पर आज कह रहा हूं, ये आदमी तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए नकली और सस्ते गिफ्ट ला कर दे रहा है। ऐसे आदमी से तुम्हें बात भी नहीं करनी चाहिए। मैं तुमसे वादा करता हूं, एक दिन मैं तुम्हारे लिए असली और ब्रांडेड गिफ्ट लाऊंगा और उसके लिए जितनी मेहनत करनी पड़े मैं करूंगा। अपने दिल की बात अनिका के सामने रखने के बाद नक्श ने अनिका के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और उसके कैबिन से बाहर निकल गया। 2.5 साल की शादी में पहली बार अनिका को ऐसा लग रहा था कि नक्श उसकी फिक्र कर रहा है, उसे बुरे लोगों से बचा रहा है। नक्श का ये रूप देखकर अनिका चौंक गई थी। आज पहली बार अनिका के मन में ये सवाल उठा था, क्या नक्श को खुद से दूर रखकर मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? ये क्या सोच रही हूँ मैं? विहान मेरा बिजनेस पार्टनर है, अमीर है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, हमारे कंपनी का मेन इन्वेस्टर। नक्श की इस हरकत की वजह से अगर विहान मेरी कंपनी से बैकआउट कर गया तो क्या होगा? नक्श की वजह से मैं मेरी इतने सालों की मेहनत को जाने नहीं दे सकती। मुझे नक्श की नहीं, मुझे विहान की जरूरत है। ऐसा सोचकर अनिका को नक्श पर और गुस्सा आने लगा। नक्श, ये क्या पागलपन है? हाँ, तुम्हें इतना हक किसने दिया है कि तुम मुझे अपनी बेतुकी सलाह दे सको? Shut up! तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? मेरी गलती थी कि तुम्हें यहां पर लेकर आई। अब तुम यहां से चुपचाप निकल जाओ। जस्ट लीव। बेहोश, जाता कहाँ है? सुनना ही नहीं देता क्या? कब से आवाज दे रहा हूं, बह रहा है क्या? तूने मेरे ही सामने मेरे गिफ्ट का मजाक कैसे उड़ाया? और तू खुद को भी बेच देगा ना, तब भी वैसा गिफ्ट नहीं खरीद पाएगा। तो दूसरी बात, तुझे तेरी औकात पता होनी चाहिए। गरीब, फटीचर, घर जमाई, मुझसे जबान लड़ाते हैं। नक्श अभी भी सबके सामने हंगामा करने के मूड में नहीं था, लेकिन जब कोई आपकी खामोशी का फायदा उठाने लगता है तो बोलना जरूरी हो जाता है। पहली बात, जो पीछे खड़ी है ये मेरी बीवी है, तो अच्छा होगा कि तुम इससे दूर रहो। दूसरी बात, मेरी बीवी को तुम जैसे इंसान से गिफ्ट्स लेने की जरूरत नहीं है, मैं उसे खुद लाकर दे सकता हूं। तो अपनी ढोंगी दिखावा बंद कर। और हाँ, तीसरी बात, जब जेब में नोट ना हो तो चिल्लर बजाकर दिखावा नहीं करते। इसी के साथ नक्श ने विहान को एक बाजू धकेला और ऑफिस से बाहर निकल गया। तमाशा खत्म होने के बाद अनिका भी ऑफिस के अंदर चली गई। अनिका गुस्से से आग बबूला हो रही थी। उसकी जलती आंखों के सामने सिर्फ नक्श का चेहरा घूम रहा था और वो जितना नक्श के बारे में सोच रही थी, उसका गुस्सा उतना ही बढ़ता जा रहा था। हेलो, मैं आप ही के कॉल का वेट कर रहा था। आज मैंने तुम्हारी मीटिंग एक खास इंसान से फिक्स की है। एड्रेस मैसेज कर दिया है और मैं चाहता हूं कि तुम एक बार उनसे मिल लो। ये 200 करोड़ की डील है और जब तक आप ये डील फाइनल नहीं करेंगे तब तक हम ये प्रोजेक्ट नहीं लेंगे। ठीक है, मुझे किसी मिलने में कोई तकलीफ नहीं, लेकिन उससे पहले आपको मेरी 2 और शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। सबसे पहले मुझे आज के आज भव्यसाची का लहंगा चाहिए जिसकी कीमत 1 करोड़ हो, और दूसरी मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूं। ये शर्त भी उतनी ही खास है, और हाँ, काम हो जाना चाहिए। ओके। फोन रखते ही नक्श ने देखा कि उसे व्हाट्सएप पर एक एड्रेस आया था। वो एड्रेस गोल्डन पार्क सोसाइटी का था।
जहां उसे मीटिंग करने जाना था। गोल्डन पार्क सोसाइटी सूरत ही की नहीं बल्कि गुजरात की सबसे लग्जूरियस सोसाइटीज में से एक थी। लेकिन नक्श किससे मिलने जा रहा है, इस बात की उसे कोई जानकारी नहीं थी। नक्श टैक्सी को पकड़कर गोल्डन पार्क सोसाइटी की तरफ निकल गया। उस सोसाइटी में सूरत के ही नहीं बल्कि गुजरात के सबसे अमीर लोग रहते थे। शहर के अमीर लोग वहां आया जाया करते थे। नक्श जैसे ही अंदर जाने के लिए आगे बढ़ा तो उसके पुराने कपड़े, पैर में चप्पल देखकर सिक्योरिटी गार्ड ने उसे गेट के बाहर ही रोक दिया। फटीचर, कहाँ गुस्सा चला आ रहा है? वो मुझे अंदर जाना है, मेरी मीटिंग है। अबे झूठ बोलने से पहले ये तो देख लेता कि तेरी हालत क्या हो रखी है। ये गोल्डन पार्क सोसाइटी है, यहाँ शहर के लोग अपनी बड़ी बड़ी कारों में आते हैं और तू भिखारी यहाँ भीख मांगने घुसा आ रहा है। मैं तुझ जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। चल भाग यहाँ से, चल। ऐसा कहकर गार्ड ने नक्श को जोर से धक्का दे दिया, जिससे नक्श वहीं सड़क पर गिर गया और एक महंगी कार के सामने आ गया। उस कार ने तेजी से ब्रेक लगाए और नक्श गाड़ी के नीचे आने से बच गया। वो कार किसी और की नहीं बल्कि गोल्डन पार्क सोसाइटी के मालिक मिस्टर खन्ना की थी। उन्हें सब रियल एस्टेट किंग कहा करते थे। पूरे गुजरात में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और सोसाइटी उन्होंने ही बनाई थी। जैसे ही कार में बैठे मिस्टर खन्ना ने ये सब देखा तो वो उतर कर आए और गार्ड पर चिल्लाने लगे। क्या हो रहा है सब? वो भी सोसाइटी के गेट पर? हाँ? पता नहीं, सब करने से हमारी सोसाइटी की रेपुटेशन खराब होती है। देखिए ना सर, ये फटीचर अंदर घुसा चला आ रहा है। इसे रोका तो रुक नहीं रहा। नक्सर, आप यहाँ? सर मुझे माफ कर दीजिए सर, मैंने आपको देखा नहीं। मुझे अगर पता होता आप हैं तो मैं खुद आपको रिसीव करने आता सर। बेवकूफ, जानता है कौन है ये? तूने यहाँ सर के सामने मेरी इज्जत खराब कर दी। मैं तुझे अभी नौकरी से निकालता हूँ। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। मेरी हालत ही कुछ ऐसी है, कोई भिखारी ही समझेगा। लेकिन सर आप यहाँ इस हालत में? मैं आपसे 4 साल पहले जब मिला था तो आप बिल्कुल अलग थे और अब उसे करना कुछ ऐसा हुआ जो मैं आपको बता नहीं सकता। पर हाँ, जल्दी सब कुछ बदल जाएगा। फिलहाल मुझे अंदर एक मीटिंग के लिए जाना है। मैं आपसे फिर बाद में मिलता हूँ। श्योर सर। अचानक नक्श को ऑफिस में देखकर भानुशाली ग्रुप के एम्प्लॉयज शॉक्ड हो गए। अरे देखो देखो, ये तो नक्श है ना, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहे हैं? एक तरफ भानुशाली ग्रुप के कुछ लोग नक्श का मजाक बना रहे थे तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें नक्श के डैड पर बहुत भरोसा था और वो सभी नक्श को देखकर बहुत खुश थे। अब आया है ऊट पहाड़ के नीचे, यही सही समय है। अब यशवर्धन, भानुशाली और नक्श एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। चलो आओ अंदर, आराम से बैठ के बात करते। नक्श बेटा कैसे हो? तुम्हें हमारी याद नहीं आई? नक्श को यशवर्धन, भानुशाली की भावुक बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसे पता था ये सब एक दिखावा है। जिस काम के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया है, जो बात करने के लिए आपने मुझे यहाँ पे बुलाया है, उसकी बात करें। ये सब बातें तो आप कल भी फोन पे कर चुके हैं, है ना मिस्टर भानुशाली? नक्श बेटा, तुम मेरे पोते हो और मैं समझ सकता हूँ कि तुम ऐसा क्यों करो। गलती मेरी है और उसकी सजा भी मुझे मिलनी चाहिए। और मैं तुम्हें बता दूं कि कई सालों से मैं हर रोज उस गलती की सजा भुगत रहा हूँ। मिस्टर भानुशाली, ये बात हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि ये सब बातें करने के लिए तो आपने मुझे यहाँ पे बुलाया नहीं है। तो प्लीज ना आप अपना वक्त जाया कीजिए, ना ही मेरा। जो बात करनी है कीजिए, वरना मैं निकलूं। नक्श प्लीज प्लीज मत जाओ। इस भानुशाली ग्रुप को तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं चाहता हूँ अपने पापा की तरह तुम इस कंपनी को संभाल लो। क्या तुम अपने दादा को माफ नहीं करोगे? वैसे तो नक्श को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसके पास भी यही एक मौका था जहां वो खुद की जिल्लत भरी जिंदगी को बदल सकता था। यही सोचकर उसने अपने कदम पीछे ले लिए। मैं जानता हूँ बेटा कि कुछ सालों पहले मैं तुम्हारे पापा के साथ बहुत सख्ती दिखाई। अब मैं उस गलती को सुधारना चाहता हूं। तुम्हारे पापा ने जिस कंपनी को जिस ऊंचाई तक पहुंचाया है अपना खून पसीना एक करके, अब वो डूबने के कगार पे है। मीडिया वालों ने भी बात का बतंगड़ बना दिया है, जिस वजह से हमारे क्लाइंट भी जाने लगे। नक्श ने अपने दादाजी को इतना लाचार और असहाय आज से पहले कभी नहीं देखा था। मगर नक्श भानुशाली ग्रुप के सीईओ दर्पण भानुशाली
यानी अपने चाचा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। अपने दादाजी की बात सुनकर नक्श को उन पर दया आने लगी। ठीक है, बताइए मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं? मैं चाहता हूं कि कंपनी तुम संभाल लो और अपने पापा की तरह इस कंपनी को चलाओ। तो आप चाहते हैं कि मैं ये कंपनी ज्वाइन कर लूं, मतलब अपने चाचा के अंडर काम करूंगा, है ना? लेकिन नक्श के यहाँ आने का मकसद कुछ और भी था। वो अपने दादाजी की बात में आकर किसी भी बात पर हाँ करने के लिए तैयार नहीं था। दरअसल दादाजी, बात आपकी कंपनी और आपके फायदे की है, तो ये रिश्ते नाते पछतावे जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसे पीछे छोड़ देते हैं। आपकी मदद करने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन बदले में आपको भी कुछ ऐसा करना होगा जिससे मैं खुश हो सकूं, जिससे मेरे और मेरे पिताजी का खोया हुआ सम्मान लौट सके। ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, बस मैं कुछ शर्तें आपके सामने रखूंगा, आपको उसे स्वीकार करना है, कबूल करना है, और उसके बदले में मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। सिंपल। शर्तें। अब तुम अपनों के आगे शर्तें रखोगे। इस दुनिया में रहना है तो दुनिया के तौर तरीके से ही बात करनी पड़ेगी, और शायद इसी में मेरा फायदा है। वो कहना कि आपको मेरी जरूरत है, मुझे आपकी नहीं। ठीक है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? ये आपने की ना फायदे की बात। सबसे पहली शर्त, अब इस कंपनी में मैं दोबारा तभी लौटूंगा जब इस कंपनी का सीईओ मैं बनूंगा, ठीक उसी तरह जिस तरह मेरे चाचा ने मेरे पिताजी की जगह ले ली थी। मैं ये बात तो जानता था कि आपने मुझे भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए नहीं, बल्कि चाचा की कंपनी को बचाने के लिए यहाँ पे बुलाया, लेकिन आपको अपनी गलती का जरा सा भी अफसोस नहीं हुआ। ऐसी बात नहीं है बेटा, लेकिन अच्छा ये बताओ तुम्हारी बाकी की शर्तें क्या हैं? मेरी दूसरी शर्त यह है दादाजी कि इस कंपनी को मैं तभी ज्वाइन करूंगा जब इस कंपनी में काम करने की मुझे पूरी फ्रीडम मिलेगी। इस कंपनी में कितने पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे जा रहे हैं, सब मेरी जुरिस्डिक्शन के अंदर होगा। सब ये समझ लीजिए कि अब यह कंपनी मेरे हिसाब से चलेगी। तुम्हारी शर्तें सुनकर लग रहा है कि जैसे कि तुम मुझसे कोई बदला ले रहे हो। मौके के दस्तूर को नक्श अपने हाथों से नहीं जाने दे सकता था, इसलिए आज कठोर होकर उसने दिल की सारी भड़ास अपने दादाजी के सामने बाहर निकाल दी थी। और किस्मत देखिए, आज समय भी नक्श का साथ देता हुआ नजर आ रहा था। नक्श का ये रूप यशवर्धन ने पहली बार देखा था। उन्होंने तो नक्श को बहुत सीधा साधा समझा था और उन्हें लगा था कि नक्श से बात करना बहुत आसान होगा, लेकिन मिलने के बाद उनकी सोच पूरी तरह से गलत साबित हुई थी। शायद उन्हें भी समझ आ गया था कि नक्श को सब पता चल गया है। वैसे क्या पता चल गया है, उसके लिए आपको थोड़ा और इंतजार करना होगा। मैं नहीं जानता कि तुम्हारी इन शर्तों से तुम्हारे चाचा पर क्या गुजरेगी, लेकिन मुझे तुम्हारी शर्तें मंजूर हैं। अगले हफ्ते से तुम भानुशाली ग्रुप के सीईओ की पोस्ट पर ज्वाइन कर सकते हो। बात खत्म होते ही यशवर्धन ने सर झुका लिया, लेकिन नक्श भी वहां पूरी तैयारी के साथ आया था। इसलिए नक्श ने अपने दादाजी के सामने एक अग्रीमेंट पेपर रखा और उसे साइन करने के लिए कहा। ये क्या है? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? अब जो कुछ भी मेरे परिवार पे गुजरा है उसके बाद तो आपके साइन पे ही मुझे भरोसा है। वैसे आपके लिए भी एक कॉपी लेके आया, बस ज्यादा सोचिए मत,
फॉर्मेलिटीज को पूरा करते हैं। आखिरकार हूं तो मैं आपका पोता ही, है ना? पर अपने पोते के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, और इस बहाने शायद आपका पछतावा थोड़ा कम हो गया। मुस्कुराते हुए नक्श भी कैबिन से बाहर चला गया और जाते जाते अग्रीमेंट पेपर की कॉपी को यशवर्धन के हाथ में थमा चुका था। 4 साल पहले कॉलेज पास आउट होने के बाद जब नक्श ने अनिका के पापा के साथ काम करना शुरू किया था, तब सिर्फ अनिका के पापा ही थे जो ये जानते थे कि नक्श का पूरा नाम नक्श भानुशाली है। इतना ही नहीं, कॉलेज की पढ़ाई के दौरान उसके दोस्तों को भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अनिका के पापा के साथ काम करते वक्त नक्श की मुलाकात अनिका से हुई और पहली नजर में ही वो अपना दिल खो बैठा। लेकिन उसे क्या पता था कि इतना प्यार होने के बाद भी जब वो अनिका से शादी करेगा, तब उसे उस शादी में एक जिल्लत की जिंदगी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। भले ही मैं अनिका को अपना सच इतनी जल्दी नहीं बताऊंगा, लेकिन आज मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे अंदर कुछ बदल गया है। जैसे मेरे हाथों में कोई पावर आ गई है और अब मैं उन लोगों को जवाब दे सकता हूं जो मुझ पर हंसते थे। बगावत की शुरुआत तो हो गई है और अब आगे आगे देखो होता है क्या। मॉम, नक्श कहाँ है? कुछ बताकर गया है? फोन नहीं उठा रहा। मने खबर नहीं, कल से उसका रूप बदल सा गया हुआ है। राक्षसों जैसा हंस रहा है, नाच रहा है, किसी को उसके बारे में कुछ नहीं पता। खाना बंद करो, ये तो पूरा दिन खाती रहती हो। अनिका, नक्श मनचला होता जा रहा है। मुझे लगता है उसे रास्ते पे लाना पड़ेगा। मॉम, मैं सोच रही थी आज ये महाशय को ऑफिस लेकर जाऊं, पर ये घर पे ही नहीं है। और मेरी किस्मत इतनी फूटी हुई क्यों है? आपने मेरी शादी इस गधे से क्यों कराई है? शू करे छे? तुझे ऊपर जाने की बहुत जल्दी है। ऊपर जाने की? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो शांति से बैठना, क्योंकि तेरे सवालों का जवाब ऊपर तेरे पप्पा दे सकते हैं। तेरे साथ साथ मेरी भी किस्मत फूट गई। कम ऑन मॉम, ये कैसा जोक है? जोक? मजाक मैं कर रही हूँ या तू? पिछली बार उसको ऑफिस लेके गई थी तो याद है ना क्या हुआ था? फिर से उसको लेके जाके अपना मजाक उड़वाना चाहती है? आप बहुत फिक्र करती हो। आपको क्या लगता है मैं गधी हूँ? मैं उसको लेके जाऊंगी और वापस अपनी बेइज्जती कराऊंगी? मैं उसे बस ऑफिस तक लेके जाऊंगी, अंदर आने नहीं दूंगी। फिर वो ज्वेलरी शॉप में जाएगा, मेरा नेकलेस लेगा और घर वापस आ जाएगा। और वैसे भी इससे ज्यादा मैं उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकती। अभी चित्रा और अनिका नक्श को बुरा भला कह ही रहे थे कि तभी नक्श वहां आ गया। भाई साहब का एटीट्यूड देखने लायक था। जब अनिका ने देखा कि नक्श उसे इग्नोर करता हुआ अपने कमरे की तरफ जा रहा है, तो अनिका को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। ये लो, आ गए साहबजादे नैन मटक्का करके। मॉम अभी नहीं, प्लीज प्लीज, मुझे ऑफिस के बहुत लेट हो रहा है और विहान मेरा वहाँ पे वेट कर रहा होगा। विहान का नाम सुनते ही नक्श के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। देखो, आज तुम्हारी काम चोरी की बात हो रही है और तुम आ गए। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ, तुम मेरे साथ ऑफिस चलो, उसके बाद ज्वेलर शॉप से मेरा सेट उठाना और फिर घर वापस आ जाओ। देख क्या रहे हो? चलो अब, तुम्हारी वजह से ऑलरेडी मुझे बहुत लेट हो गया। नक्श चित्रा से तो कभी कभार बहस कर लिया करता था, लेकिन वो अपनी वाइफ अनिका से कभी भी जुबान नहीं लड़ाता था। चलो। अनिका और नक्श कुछ ही देर में अनिका के ऑफिस पहुंच गए। अनिका जब अपने कैबिन में पहुंची तो उसका दोस्त और बिजनेस पार्टनर विहान बजाज पहले ही वहां बैठा उसका इंतजार कर रहा था। यार अनिका, मैं पिछले 1 घंटे से बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आई एम सो सॉरी विहान, क्या है ना, कुछ लोगों के कारण देर हो जाती है। वो आज बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा था। विहान, आज तुम बहुत ज्यादा खुश लग रहे हो। कोई लॉटरी तो नहीं लगी तुम्हारी? भाई साहब, अब तुम्हारा आना किसी लॉटरी से कम है क्या?
भाई साहब, ये मत भूलिए कि आप एक ऑफिस में हैं, और ये भी मत भूलिए कि आपको दोस्ती की सीमा नहीं लांघनी है। तुम चुप रहो। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आज मैं इतना खुश क्यों। इम्पोर्टेंट ये है कि मैं आज तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेके आया हूँ। मेरे लिए? जी हाँ, ये देखो अनिका, तुम्हारे लिए रेयर डायमंड का नेकलेस। जी हाँ। वाह, कैसा लगा? अच्छा लग रहा है ना? अनिका, ये असली डायमंड का नेकलेस नहीं है, बल्कि ये तो कॉपी है। यकीन मानो मेरा, ये फेक है अनिका। अनिका नहीं जानती थी कि नक्श भानुशाली खानदान से ताल्लुक रखता है। भानुशाली ग्रुप रेयर डायमंड के बिजनेस में भी है, और क्योंकि नक्श भानुशाली ग्रुप का हिस्सा रह चुका था, इसलिए उसे डायमंड की अच्छी खासी परख थी। तुम्हें बोला है ना, बीच में मत बोला करो, चुप रहो। हाँ, ये मतलब असली रेयर डायमंड नेकलेस नहीं है, बस इसकी क्वालिटी रेयर डायमंड नेकलेस से थोड़ी सी कम है। पर अनिका, मुझे जब भी रेयर डायमंड नेकलेस मिलेगा ना, मैं डेफिनेटली तुम्हारे लिए लेके आऊंगा, मैं प्रॉमिस। वाह, बहुत अच्छी बात है। मतलब रेयर डायमंड नेकलेस इस दुनिया में सिर्फ 10 बने हुए हैं, और ये भाई साहब लेके आएंगे। ऐसे इंसान का तुम भरोसा नहीं कर सकती हो। और तुम्हें रेयर डायमंड नेकलेस की क्या जरूरत है अनिका, जब तुम्हारे पास असली डायमंड है? तुम चुप रहोगे? पर इस वक्त अनिका के पास विहान को दिलासा देने के अलावा और कोई चारा नहीं था। तो क्या हुआ विहान, अगर ये कम क्वालिटी वाला डायमंड नेकलेस है? जहाँ तक मुझे याद है, उसमें से एक हीरे की नेकलेस की नीलामी हुई थी, और वो डायमंड नेकलेस कहीं 1.5 से 2 के बीच में, 2 करोड़ के बीच में बिका था। विहान, तुम्हें कोई रेयर नेकलेस लाने की जरूरत नहीं है, ये भी बहुत सुंदर है। आई रियली लव इट। आई मीन, यू नो व्हाट, मैं इसको बहुत संभाल के अच्छे से रखूंगी। भूल जाओ बेटा विहान, अनिका को इम्प्रेस करने में कंगाल हो जाओगे, कंगाल। अनिका, मैंने आज तक तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन आज मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं तुम्हारे लिए रेयर डायमंड नेकलेस लेकर आऊंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। अपने दिल की बात अनिका के सामने रखने के बाद नक्श ने अनिका के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और उसके कैबिन से बाहर निकल गया। क्या नक्श को खुद से दूर रखकर मैंने कोई गलती तो नहीं की? ये क्या सोच रही हूँ मैं? विहान मेरा बिजनेस पार्टनर है, मेन इन्वेस्टर है। नक्श की इस हरकत की वजह से अगर विहान कंपनी से बैकआउट कर गया तो क्या होगा? मैं मेरी इतने साल की मेहनत को जायज नहीं जाने दूंगी। इसलिए वो भी नक्श के पीछे पीछे कैबिन से बाहर आ गई। नक्श, ये क्या पागलपन है? तुम्हें किसने हक दिया कि तुम मुझे ये बेफालतू की सलाह दो? जब भी तुम्हें ऑफिस लाई हूँ ना, तुम हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा ही करते हो। गलती हो गई मुझसे, गेट लॉस्ट नाउ। जैसे तैसे अनिका ने अपने गुस्से को दबाते हुए मामले को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन उसे क्या पता था कि अभी तो मामले की बस शुरुआत हुई थी। अबे ओ, रुक, जाता कहाँ है? और उसने अपनी चाल बढ़ाते हुए नक्श का पीछा किया। अबे भाग कर रहा है? बहरा है क्या? तब से आवाज दे रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है तुझे? अबे तू है कौन? तेरी औकात क्या है? तूने मेरे सामने मेरे गिफ्ट का मजाक उड़ाया। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ तू मार्केट में जाके खुद को बेच भी देगा ना, तब भी वो नकली हार नहीं ला पाएगा। बड़ा है बात करता है। तुझे ना तुम्हारी मार्केट वैल्यू पता होनी चाहिए। 0 डब्बा। बोल। पहली बात, जो लड़की तुम्हारे सामने खड़ी है ना, वो मेरी बीवी है, तो बेहतर यही होगा कि तुम इससे दूर रहो। दूसरी बात, तुम्हारा दिया हुआ हीरे का नकली हार की कोई जरूरत नहीं है, ये मैं खुद इसे लाके दे सकता हूं। तो अपना ये ढोंगी दिखावा बंद करो। तीसरी बात, इसकी खुद की जेब में नोट नहीं होते, वो चिल्लर बजा के दिखावा नहीं करते। इसी के साथ नक्श ने विहान को एक बाजू ढकेला और ऑफिस से बाहर निकल गया। नक्श के वहां से जाने के बाद कुछ देर तक विहान वहीं खड़ा रहा, लेकिन इतनी बेइज्जती होने के बाद वहां रुकने का कोई सेंस नहीं था। ये अंजी कॉर्पोरेशन का ऑफिस था, जिसकी चेयरपर्सन अनिका थी।
अपने कैबिन में जाने के बाद अनिका गुस्से से आग बबूला हो रही थी। अंजी कॉरपोरेशन के ऑफिस से बाहर आकर नक्श काफी खुला खुला महसूस कर रहा था और नक्श इस शुरुआत को बरकरार रखना चाहता था। तभी अचानक से नक्श का फोन बजा और जब उसने स्क्रीन पर अपने दादाजी का नाम देखा। मिस्टर भानुशाली, व्हाट अ कोइंसिडेंस। मैं भी आपको फोन ही करने वाला था और देखिए आपका फोन आ गया। ठीक है, तो काम की बात कर लेते हैं। अगले हफ्ते तुम भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ की कुर्सी पर बैठने वाले हो, तो मैंने तुम्हारी ये खास आदमी से मीटिंग फिक्स की है। एड्रेस तुम्हें व्हाट्सएप कर दिया है, तो तुम मुझसे कल मिल लेना। मुझे किसी को भी मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको भी मेरी 2 शर्तें पूरी करनी होंगी। पहली शर्त, आपको आज के आज मेरे लिए एक रेयर डायमंड नेकलेस का बंदोबस्त करना होगा, और दूसरी वो मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ। नक्श पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा था और उसका एटीट्यूड 7वें आसमान पर था, जो यशवर्धन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। हटो। भाई साहब, गोल्डन डोमेन सोसाइटी। गोल्डन डोमेन सोसाइटी सूरत की ही नहीं बल्कि गुजरात की सबसे लग्जरियस सोसाइटीज में से एक थी और इस सोसाइटी से पूरे सूरत की खूबसूरती को नापा जा सकता था। दरअसल यही वो जगह थी जहां नक्श के दादाजी ने आज उसकी एक सीक्रेट मीटिंग फिक्स की थी। लेकिन नक्श किससे मिलने जा रहा है, इस बात की उसको कोई जानकारी नहीं थी। उसने सोचा ही नहीं था कि जिस इंसान से वो मिलने आया है वो कोई और नहीं बल्कि उसका चाचा दर्पण भानुशाली होगा। ये जानकर नक्श अपने चाचा से बिना मिले ही वहां से जाना चाहता था, लेकिन तभी अचानक से उसके कान में एक आवाज सुनाई पड़ी। नक्श, पिछली बार 2.5 साल पहले लगभग मिला था तुमसे, एंड आई मस्ट से पहले से काफी अच्छे और कॉन्फिडेंट लग रहे हो। अब क्योंकि दर्पण भानुशाली ने नक्श से बात करना शुरू कर दिया था, इसलिए नक्श किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता था। हालांकि नक्श ज्यादा बात नहीं करना चाहता था और अपने चाचा की शक्ल तो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता था। दर्शन काका, तमें सीधे पॉइंट पे आओ ने और बताओ भानुशाली फैमिली को अब मेरी क्या जरूरत है। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आपकी बातों में आकर मैं भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में भूल जाऊंगा या उसका नया सीईओ बनने से मना कर दूंगा, ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी। कोई डाउट मत रखना। सो क्यों दर्शन का था? शायद आप ये बात भूल रहे हैं कि आप मुझे ज्यादा परेशान करना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अब भी खेतान एंटरप्राइजेस के शेयर्स मेरे नाम पे हैं। ये शेयर्स तो आप जानते हैं ना, जो आपने दादाजी और पापा को लेने से मना किया था। और ये शेयर्स आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है और भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के कितने इंपॉर्टेंट है अच्छी तरह जानते हैं। तो दर्शन काका, अगर मुझे गलती से भी कुछ हो गया ना, तो जो कुछ भी आप चाहते हैं मुश्किल से मिल पाएगा, शायद कभी भी नहीं। तो आइंदा मुझे रोकने की कोशिश मत करना। भानुशाली ग्रुप ऑफ कंपनीज पूरे गुजरात में एक बड़ा नाम था। छोटे से बड़ा हर बिजनेसमैन को भानुशाली ग्रुप की सारी जानकारी थी। 4 साल पहले मार्केट में उन्हें कंपटीशन देने के लिए कोई भी नहीं था, क्योंकि उस समय भानुशाली ग्रुप का सीईओ नक्श के पिता यानी जितेन भाई भानुशाली थे। जितेन भाई को बिजनेस की सारी एबीसीडी पता थी और यही वजह थी कि उन्होंने खेतान एंटरप्राइजेस के 40% शेयर्स खरीद लिए थे। उन्हें पता था कि आगे का मार्केट कैसी करवट लेगा और वो उसका पूरा फायदा उठाना चाहते थे। लेकिन ये बात दर्पण भानुशाली और यशवर्धन भानुशाली को पसंद नहीं आई और बिना कुछ सोचे समझे उन दोनों ने मिलकर जितेन भाई भानुशाली को भानुशाली ग्रुप से बाहर का रास्ता दिखा दिया। जितेन भाई के जाने के बाद नक्श के चाचा दर्पण भानुशाली ने भानुशाली ग्रुप के सीईओ की कुर्सी संभाल ली।
लेकिन वो अपनी कंपनी को संभाल पाने में पूरी तरह से फेल हो गए। अब उन्हें डूबते हुए तिनके का सहारा चाहिए था। और जब उन्हें पता चला कि जितेन भाई के खरीदे हुए शेयर्स आज मार्केट में तहलका मचा चुके हैं, तब भानुशाली खानदान को नक्श की याद आई। अब आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि नक्श के अंदर ये पावरफुल चेंजेस क्यों और कैसे आ रहे हैं। जी हाँ, नक्श के दोनों हाथ घी में जो हैं, और अब नक्श से कोई मुकाबला भी नहीं कर सकता है। नक्श की बात सुनकर उसके चाचा दर्पण एकदम शॉक्ड रह गए थे। उन्होंने सोचा नहीं था कि नक्श को खेतान एंटरप्राइजेस के बारे में सब कुछ पता होगा। वो नक्श को कच्चा नींबू समझ रहे थे और नक्श निकला पका हुआ बादाम। अब उनके पास नक्श से उलझने के लिए कोई वजह नहीं थी। गोल्डन डोमेन सोसाइटी से बाहर आने के बाद जब नक्श ने अपना फोन चेक किया तो उसके व्हाट्सएप पर उसके एक दोस्त का मैसेज था। अबे तू कहाँ रह गया? आ रहा है ना, लेट मत कर। पुराने क्लासमेट्स याद आने लगे जिनके साथ वो कभी स्कूल में मस्ती किया करता था। आज नक्श उन सबसे फिर से मिलने वाला था और ये सोच सोचकर ही नक्श एक्साइटेड हो रहा था। नक्श सोचने लगा कि स्कूल के दिनों में वो कितना खुश रहा करता था। उसकी आंखों के सामने बचपन की वो सभी पल नाचने लगे थे। क्लास बंक करने पर सर से डांट खाना और डांट खाने के बाद भी दोस्तों के साथ खिलखिलाना। यस! यस! दोस्तों से लड़ाई करके उन्हें रुला देना। छोड़, जान दे, पापा से बचा दे मेरी प्रिंसिपल की। और फिर उसके बाद जब दोस्त गुस्सा होकर बात करना बंद कर दे तो उसे जाकर सॉरी बोलना। बचपन भी कितना मासूम था। इन बच्चों को देख के अपनी पुरानी दिन याद आ गई। वो बचपन की दिनें जब हम स्कूल जाया करते थे। आज तो वो दिन भी खत्म हो गई। ठीक है सर, चलते हैं। नक्श को इस समय स्कूल में की हुई सारी मस्ती याद आ रही थी। उसे ये भी एहसास हो रहा था कि वो इस दुनिया से कितनी अलग थी। सच में है, वो भी क्या दिन थे। किताबों का बोझ कंधों पर होने के बावजूद भी वो जिंदगी कितनी खुशनुमा थी। ये सोच सोचकर नक्श के चेहरे की मुस्कान और भी ज्यादा निखर गई थी। नक्श को यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतना जल्दी बड़ा हो गया है। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब तो जैसे अभी कल की ही बात है। इतना ही नहीं, स्कूल के दिनों में पनिशमेंट के चलते बेंच पर खड़े होकर खिलखिलाना, क्लास की हर लड़की को दोस्त की भाभी बताना, इस सब में कितना मजा आता था। दोस्तों के साथ कैंटीन की पेटीज और समोसे खाने जाना और फिर इस बात पर लड़ाई करना कि आज पार्टी कौन देगा। स्पोर्ट्स खेलना, दोस्तों से पढ़ाई में कंपटीशन करना। स्कूल भी जैसे अपने आप में ही एक पूरा संसार था। ना दुनिया का डर था और ना ही दुनिया से लड़ने की ख्वाहिश थी। स्कूल के दिनों में नक्श जितना खुलकर जी रहा था, शायद ही उसके बाद उसे जिंदगी को कभी इतना खुलकर जीने का मौका मिला। नक्श इन ख्यालों के साथ अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसे अचानक कुछ याद आया। रियूनियन में तो शिवानी भी मिल सकती है। दरअसल शिवानी वो लड़की थी जिसे नक्श स्कूल के दिनों में पसंद करता था। हटो। और उसके करीब जाने के लिए उसने काफी पापड़ भी बेले थे। हाय, मैं नक्श हूँ। लेकिन जब शिवानी को इस बारे में पता चला तो उसने नक्श को खूब भला बुरा कहा। शिवानी केमिस्ट्री टीचर की बेटी थी और स्कूल में तब आई थी जब नक्श 7th क्लास में पढ़ता था। नक्श को आज भी याद है कि कैसे उसके सारे क्लासमेट्स शिवानी को देखकर बोलते थे। सभी शिवानी से बात करने की चाह रखते थे और रखते भी क्यों ना, शिवानी थी ही इतनी सुंदर। तो फिर क्या था, नक्श को भी उससे पहली नजर में पहला प्यार हो गया था। लेकिन वो अलग बात है कि नक्श उसके साथ कभी अपनी केमिस्ट्री सेट नहीं कर पाया था। नक्श के सारे दोस्त उसे शिवानी के नाम से चिढ़ाते भी थे। शिवानी, तुम्हारे लिए ये सब क्या है? तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे रोज देने की? देखना, एक दिन मैं इतनी बड़ी सुपर स्टार बनूंगी ना, ऐसे लोग मेरे आगे पीछे घूमेंगे। जाओ यहाँ से। एक बार डांट खाने के बाद नक्श के दिमाग से शिवानी का सारा भूत उतर गया था और उसने दोबारा कभी शिवानी के करीब जाने की कोशिश नहीं की थी। देखना, एक दिन मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा ना, ये सब मेरे आगे पीछे घूमेंगे। यही वजह थी कि स्कूल वाले प्यार की ये कहानी स्कूल खत्म होने के साथ ही खत्म हो गई थी। स्कूल के बाद 1-2 बार नक्श ने शिवानी को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देखने की भी कोशिश की थी, पर अनिका से मिलने के बाद उसकी ये खोज खबर भी खत्म हो गई। हालांकि अब शिवानी के लिए नक्श के दिल में कोई जगह नहीं थी, लेकिन फिर भी
वो दोबारा शर्मिंदा होने से बचना चाहता था। नक्श को शिवानी से मिलने का डर तो था ही, पर वो रीयूनियन पार्टी के लिए लेट नहीं होना चाहता था। उसे जल्दी से जल्दी तैयार होकर पार्टी के लिए निकलना था। अब नक्श पहले वाला नक्श नहीं रहा था। भले ही वो अभी टैक्सी से ट्रेवल कर रहा था, लेकिन उसके अंदर एक गजब का कॉन्फिडेंस आ गया था। दूसरी तरफ अंजी कॉर्पोरेशन में अनिका मीटिंग रूम से बाहर आ रही थी। वो काफी सीरियस लग रही थी कि तभी उसने कुछ एम्प्लॉयज को बातें करते सुना और वो सब लोग नक्श के बारे में ही बात कर रहे थे। यार मैं तो हंसते हंसते मर जाऊंगी। दुनिया में इतने अजीब आदमी भी होते हैं क्या? मतलब तेवर तो देखो इसके, करता धरता कुछ नहीं है और आ गया यहाँ और हमारी मैडम को गुस्सा दिला दिया। मुझे तो लगा था कि मैडम उसको छोड़ देगी, लेकिन ये तो उल्टा खुद मैडम के सर पर नाच रहा है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि उन दोनों की शादी हो कैसे गई। अरे शादी छोड़, 2 साल में उनका डिवोर्स कैसे नहीं हुआ? अनिका ये देखकर हैरान थी कि कैसे उसके यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज ने उसका ही मजाक बनाकर रख दिया है। आज मैं थोड़ा जल्दी आ गई ना ऑफिस, तो मैंने उस आदमी को मैम के पीछे पीछे जाते हुए देखा। पहले तो मुझे लगा वो नौकर है, लेकिन बाद में उसके तेवर जो बदले हैं बाबा। वो बोल रहा था कि विहान सर ने दिया हुआ डायमंड नेकलेस नकली है। तुम्हारा दिया हुआ हीरे का नकली हार की कोई जरूरत नहीं है, ये मैं खुद इसे लाके दे सकता हूँ। मतलब सोचो, जिस आदमी ने जीवन में हीरे देखे भी नहीं होंगे, वो जोरी बना घूम रहा है। अरे तुम लोगों को याद है पिछले साल ये आदमी आया था अपना स्कूटर लेके यहाँ पे, तब तो इसे देखकर लग रहा था कि ये अपने टूटे हुए स्कूटर को ठीक भी नहीं कर पाएगा, और अब चोरी बनके हीरा परखने चला है। वाह भाई वाह, मैडम के आदमी को तो झूठे नंबर 1 का टैग दे देना चाहिए। अरे यार कोई नहीं, झूठ बोलकर बेचारा दिल को तसल्ली दे रहा होगा। तुम लोग खामखा उस गरीब के पीछे पड़ गए। तभी अचानक से उमा ने देखा कि अनिका उनकी सारी बातें सुन रही थी। सॉरी मैम, हम लोग तो बस यूं ही। इससे आगे बोलने की हिम्मत उमा के पास भी नहीं थी। अनिका ने कुछ भी नहीं कहा और सभी के वहाँ से जाने के बाद अनिका भी अपने दिल में गुस्सा भरकर चुपचाप वहाँ से निकल गई थी। जब अनिका अपने कैबिन में गई तो उसके लिए अपने गुस्से को काबू में रखना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने गुस्से का क्या करे। जब अनिका बेकाबू हो गई तो उसने अपने हाथ में पकड़े कॉफी मग को पूरी ताकत से दीवार पर दे मारा। अनिका के मन में ये भी चल रहा था कि आखिर नक्श की वजह से उसे और कितना बेइज्जत होना पड़ेगा। पापा, मैं तो आपकी सबसे प्यारी बेटी थी ना। मैंने तो सोचा था कि आप मेरे लिए जो भी सोचोगे, जो भी चुनोगे, अच्छा ही चुनोगे। इसीलिए मैंने कभी किसी को डेट नहीं किया, किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आई, शादी की शर्त रखी। फिर भी आपने जिस गधे के साथ बांध दिया। अपने दिल की बात अपने पापा के सामने रखने के बाद अनिका फूट फूट कर रोने लगी थी। जब भी अनिका नक्श की हरकतों से परेशान होती थी, तब तब वो अपने पापा के डिसीजन पर सवाल उठाती। मैंने सुना है कि माँ बाप जो भी अपने बच्चों के लिए करते हैं ना, उनकी भलाई के लिए करते हैं, पर मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि बस आपको अपना आखिरी काम करना था और आप वो करके चले गए। लेकिन आज पहली बार अनिका ने अपने पापा को एक केयरलेस पिता घोषित कर दिया था। कभी कभी अनिका अपनी माँ चित्रा से भी ये सवाल पूछ लेती थी कि उसने अनिका की शादी उस बेकार आदमी से कैसे होने दी, उस शादी को रोका क्यों नहीं गया। लेकिन चित्रा चाहे दुनिया के सामने कितनी ही तेज तर्रार क्यों ना हो, लेकिन उसने कभी भी अपने पति के डिसीजन पर सवाल नहीं उठाया था। जो कुछ भी किया अनिका के पापा ने ही किया था। लेकिन अब अनिका और चित्रा दोनों ही उनके डिसीजन से खुश नहीं है। अनिका का दिमाग इतना ज्यादा खराब हो गया था कि वो दिन भर केबिन से बाहर ही नहीं निकली थी। पूरे समय उसके दिमाग में बस अपनी बाकी की जिंदगी की कहानी चल रही थी। दूसरी तरफ चित्रा सोफे पर आराम से बैठकर टीवी देख रही है। जैसे ही चित्रा ने नक्श को अंदर आते हुए देखा, वैसे ही चित्रा ने कहा, नक्श इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। चित्रा नक्श से कौन सी जरूरी बात करने वाली थी? क्या अनिका को इस बात के बारे में पता होगा? क्या चित्रा नक्श और अनिका का
डिवोर्स करवाने वाली है? क्या बदले हुए नक्श की सच्चाई जानकर अनिका को उसमें अपना प्यार दिखने लगेगा? क्या अनिका नक्श को अपना हमसफर कह पाएगी, या फिर आज की रीयूनियन पार्टी में नक्श को उसकी शिवानी मिल जाएगी? क्या नक्श अनिका को छोड़कर शिवानी का दीवाना होगा? ऐसे और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।